प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत क्लास 6 के सोशल साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर हमारा समाज विविधता से भरा के साथ करेंगे। हम अध्याय का तीसरा भाग पढ़ेंगे। उसके बाद क्लास 7 के सोशल साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर लोकतंत्र का दूसरा भाग करेंगे और उन पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न भी करेंगे। इसके बाद क्लास 8 में सोशल साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर भारतीय संविधान का दूसरा भाग पढ़ेंगे और उन पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न भी करेंगे। इसके बाद क्लास 9 में सोशल साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर पालमपुर गांव की कहानी का दूसरा भाग पढ़ेंगे और उन पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न भी करेंगे। इसके बाद क्लास 11th में केमिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं को करेंगे और हम पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। साथ साथ इस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डीजी साथ, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम हमारा समाज विविधता से भरा अध्याय का अगला और अंतिम भाग पढ़ने जा रहे हैं। इस अध्याय के पिछले भागों में हमने अपने भारतवर्ष की भौगोलिक बनावट में विभिन्नता के बारे में जाना। यहाँ की सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विभिन्नता के अनेक रूपों का हमने बारीकी से अध्ययन किया। देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम भारत की विविधता में एकता की चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हमारे झारखंड में मनाए जाने वाले प्रमुख मेलों के बारे में हम जानेंगे। आइए भारत की विविधता में एकता की चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको अब मालूम हो गया होगा कि विविधता हमारे देश की पहचान बन गई है। यहाँ की एकता देश की सबसे बड़ी ताकत व विशेषता है। हम भले ही विभिन्न जाति, धर्म या क्षेत्र के हों, लेकिन सबसे पहले हम भारतीय हैं। भारतीय होने का यह भाव ही हमारी एकता का मूल मंत्र है। बच्चों, हमारे देश में एक ही गांव में विभिन्न धर्मों एवं जातियों के लोग रहते हैं। वे एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित होते हैं, मिलजुल कर समस्याओं का संयुक्त रूप से सामना करते हैं। भाषा, धर्म, जाति आदि की विविधता के बावजूद भी हमारे गांव आपस में जुड़े हुए हैं। हालांकि हमारे देश में सांप्रदायिक झगड़े भी जन्म लेते हैं, लेकिन लोगों के आपसी तालमेल और एक दूसरे पर निर्भरता के कारण समाप्त हो जाते हैं। संसार में ऐसे समाज बहुत कम देखने को मिलते हैं जहां विभिन्न धर्म, जाति के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हों। आज विश्व के बाकी अन्य देश भी प्रेम, भाईचारा तथा शांति जैसे मूल्यों को अपनाने के अनेक प्रयास कर रहे हैं। बच्चों, हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में समस्त नागरिकों के बीच न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व की बातों को मुख्य रूप से सम्मिलित किया गया है। आइए अब एक नज़र अपने झारखंड के प्रमुख मेलों की ओर डालते हैं। बच्चों, यह है श्रावणी मेला। यह मेला देवघर में लगता है। हिजड़ा मेला दुमका में लगता है। मुड़मा मेला
रांची के मुड़मा जगह में लगता है। रथ मेला रांची के जगन्नाथपुर में देखने को मिलता है। राम रेखा धाम मेला, यह मेला सिमडेगा क्षेत्र में लगता है। सूर्यकुंड मेला हजारीबाग में लगता है। उर्स मेला हमारे झारखंड की राजधानी रांची में लगता है। झारखंड में कई जाति और धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ के गांव में मनाए जाने वाला रामनवमी एवं मुहर्रम का पर्व सांप्रदायिक सौहार्द का अनुपम उदाहरण है। गांव के सभी लोगों की सहभागिता इनमें होती है। इन दोनों अवसरों पर सभी भेदभाव भुला दिए जाते हैं और पूरा गांव एक ही रंग में रंग जाता है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। इस वीडियो में हमने भारत की विविधता में एकता के बारे में चर्चा की, साथ ही झारखंड के प्रमुख मेलों के बारे में हमने अध्ययन किया। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, एक बार हम फिर से आपके सामने लेकर आए हैं लोकतंत्र अध्याय का अगला भाग। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत में लोकतंत्र के बारे में, जिसके अंदर हम मताधिकार की समानता की चर्चा करेंगे। भारत में समानता और असमानता के मुख्य बिंदुओं को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं भारत में लोकतंत्र। अंग्रेजों से आज़ादी के बाद भारत के नेताओं ने काफ़ी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय किया कि भारत की जो शासन प्रणाली होगी वह लोकतांत्रिक होगी। इसके लिए एक संविधान बनाया गया और संविधान को पूरे देश में लागू किया गया। संविधान लागू होते ही भारत एक गणतंत्र देश बन गया। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना हुई। दोस्तों, किसी सफल लोकतंत्र की विशेषता उस देश के नागरिकों को मिलने वाली समानता पर निर्भर करता है। आइए अब हम भारत में मताधिकार की समानता के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, किसी भी लोकतांत्रिक देश में वोट देने का अधिकार सबको होता है, क्योंकि जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सभी को अपना शासक चुनने का अधिकार होता है, चाहे वह पुरुष हो या फिर स्त्री हो, अमीर हो या फिर गरीब हो। हर कोई जिसकी उम्र 18 साल से अधिक है उसे वोट देने का अधिकार होता है। इसे ही वयस्क मताधिकार कहा जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारतीय लोकतंत्र में समानता के बारे में। भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को समान माना गया है। इसका अर्थ यह हुआ किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, जाति या धर्म या फिर उस व्यक्ति के शैक्षिक अथवा आर्थिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। संविधान में समानता को स्थापित करने के लिए और भी कई तरह के प्रावधान किए गए हैं, जिनमें कानून के समक्ष समानता सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चों, कानून की नज़र में हर व्यक्ति समान होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह साधारण मजदूर हो या फिर अधिकारी, उसे कानून का पालन करना पड़ेगा। इसके अलावा हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जाने की स्वतंत्रता है, चाहे वह खेल का मैदान हो, कोई होटल हो या फिर बाजार हो। वहां जाने से किसी भी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता। इसके अलावा सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं तथा रोजगार में सभी को समान रूप से अवसर प्रदान किए जाते हैं। बच्चों, भारत में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनमें से एक प्रमुख कार्यक्रम है मध्याह्न भोजन, जो कि हमारे स्कूल में भी चलाया जाता है।
बच्चों, मध्याह्न भोजन की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से शुरू हुई। भारत में यह योजना सर्वप्रथम तमिलनाडु में शुरू हुई और बाद में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया। मध्याह्न भोजन से जातिगत फासलों में काफ़ी कमी देखी गई। इसके अलावा मध्याह्न भोजन के द्वारा गरीब बच्चों का रुझान विद्यालय की ओर हुआ। विद्यालय में गरीब बच्चों का नामांकन बढ़ा और इसके साथ साथ जो माताएं काम पर जाती हैं, जिन्हें अपने बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए वापस घर में आना पड़ता था, उन महिलाओं को इस चीज से राहत मिली। आइए दोस्तों, अब जानते हैं भारत में असमानताओं के बारे में। दोस्तों, भारत में समानता के साथ साथ बहुत सारी असमानताएं भी देखने को मिलती है। दोस्तों, भारत में सामाजिक जीवन के कुछ क्षेत्रों में असमानता अभी भी मौजूद है। भारत के कई ऐसे लोग हैं जिनके दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियों में समानता नहीं मिलती। आपको कई ऐसे स्त्री पुरुष और बच्चे मिल जाएंगे जो सड़कों के किनारे कूड़ा, प्लास्टिक या इस प्रकार की वस्तुओं को चुनते हैं। ट्रेनों में अवैध रूप से झाड़ू लगाते बच्चे आप देख सकते हैं। इन सबके साथ उचित व्यवहार भी नहीं किया जाता। बच्चों, निर्धन होने के अतिरिक्त भारत के अनेक लोग अन्य कारणों से भी असमानता का सामना करते हैं। अब आप सोचते होंगे कि ये असमानताएं, ये जातिगत व्यवस्थाएं केवल गांव में होती हैं। शायद आप गलत भी हो सकते हैं। आपको लगता होगा कि शहरों के लोगों में जातिगत भावनाएं नहीं होती, वहां पर जात पात को नहीं देखा जाता होगा। लेकिन बच्चों, जब आप समाचार पत्रों को देखते हैं, उनके शादी के विज्ञापनों के कॉलम को देखते हैं, तो आप पाएंगे उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में ये लिखा होता है कि हमें इस जाति का, इस कुल का वर चाहिए या फिर वधू चाहिए। दोस्तों, सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के अलावा हमें भी जागरूक होना पड़ेगा। हमें भी इसमें सहयोग देना पड़ेगा ताकि हम भारतीय लोकतंत्र में, जो कि विश्व का सबसे शक्तिशाली मजबूत लोकतंत्र है, वहां पर समानता स्थापित कर पाएं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। दोस्तों, आज हमने भारत में लोकतंत्र के बारे में सीखा, जिसमें हमने मताधिकार की समानता को जाना। उसके अंतर्गत वयस्क मताधिकार के बारे में हमने जाना। हमने भारतीय लोकतंत्र में समानता को देखा। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के बारे में हमने जाना और भारत में क्या क्या असमानताएं हैं, किन किन क्षेत्रों में लोगों को असमानता का सामना करना पड़ता है, ये हमने जाना। आशा करता हूँ आप इन सभी बिंदुओं को एक बार जरूर घर पर देखेंगे। चलिए, अब हम देखते हैं अगली वीडियो में हम क्या देखेंगे। बच्चों, अगली वीडियो में हम मानवीय गरिमा का मूल्य, हम बाल संसद और उसका उद्देश्य जानेंगे और साथ ही बाकी जो लोकतांत्रिक देश हैं उन पर भी एक नज़र डालेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने एक नए अध्याय को शुरू किया था जो है संविधान, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, और हमने उसके 2 आयामों के बारे में जाना था। आगे बढ़ते हुए आज की कक्षा में हम संविधान के 2 और आयामों को जानेंगे और पढ़ेंगे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के बारे में, यानी इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशियरी के बारे में। और हम जानेंगे
कि हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका होती क्या है और हमें इसकी जरूरत क्यों है? तो चलिए बच्चों, न्यायपालिका को हम एक उदाहरण से समझते हैं। आप सब क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल जैसे खेल तो खेलते ही होंगे। तो ये बताइए कि खेल में किसी भी प्रकार का मतभेद होने पर कौन उसे सुलझाता है? रेफरी और एम्पायर, है ना? तो इसी तरह हमारे देश के प्रशासन अच्छे से चल रहा है या नहीं, संविधान का कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा, उसे सुनिश्चित करने के लिए हमें न्यायपालिका की जरूरत होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि खेल में रेफरी स्वतंत्र होकर फैसला लेता है, उसी तरह न्यायपालिका भी स्वतंत्र होकर हर मुकदमे का फैसला लेती है। और आपने देखा होगा कि रेफरी जो होता है वो किसी भी टीम का हिस्सा नहीं होता, वो निष्पक्ष होता है। तो उसी तरह हमारी न्यायपालिका भी निष्पक्ष होती है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि न्यायपालिका को स्वतंत्र कैसे बनाते हैं। हमारे संविधान में लिखा है कि उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और यह भी कि न्यायाधीश पद छोड़ने के बाद सरकार में कोई और पद नहीं ले सकता। इसके अलावा न्यायालय के कर्मचारियों के वेतन पर संसद हस्तक्षेप नहीं कर सकता, यानी कि न्यायाधीश वह न्यायालय में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों के वेतन पर संसद का मतदान नहीं होता है। तो अभी हमने जाना हमारे न्यायपालिका के बारे में। अब हम जानेंगे कि हमारे मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मौलिक अधिकार वह अधिकार होते हैं जो भारत के सभी नागरिकों को दिए गए हैं। यह अधिकार हमारे विकास के लिए आवश्यक एवं सहायक होते हैं। उदाहरण के रूप में आप यही देख लीजिए कि शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है और शिक्षा हमारे विकास में सहायक होती है। बच्चों, मौलिक अधिकार हमें सरकार की मनमानी एवं निरंकुशता से बचाते हैं। यह सरकार की मनमानी पर रोक लगाते हैं। तो आपको समझ आया कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं? तो अब शायद से आप में से कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो बच्चों, शुरुआत में हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। इसके बाद अभी हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। आपको मैंने पहली कक्षा में बताया था कि संविधान एक किताब है। तो इस किताब के भाग 3 में 12 से 30 अनुच्छेद एवं 32 से 35 अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार बताए गए हैं। तो अभी हमने जाना कि हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं। अब हम जानेंगे हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में। यह मौलिक अधिकार हर इंसान को जानना बहुत जरूरी है। तो आप आज इन अधिकारों को जानकर अपने माता पिता या भाई बहन को जरूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले अधिकार की ओर, जो है समानता का अधिकार। इसका मतलब है कि हम सब लोग एक समान हैं। हमारे देश के कानून सबके लिए एक समान है और किसी भी इंसान के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और इस अधिकार में ये भी है कि किसी भी इंसान को सार्वजनिक स्थान जैसे कि होटल, दुकान, मैदान पर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। देश के हर नागरिक को सरकारी नौकरी के लिए समान अवसर भी दिया जाएगा। यह भी इसी अधिकार का भाग है। क्या आपको समानता का अधिकार समझ आया बच्चों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता यानी आजादी। इस अधिकार में बोला गया है कि देश का नागरिक स्वतंत्र होकर भाषण दे सकता है, शांतिपूर्ण सभा कर सकता है एवं देश के किसी भी कोने में आ जा सकता है और वहां रह सकता है। और इस अधिकार में ये भी शामिल है कि कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार का व्यवसाय या कारोबार कर सकता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे अधिकार की ओर, जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अधिकार नागरिक पर होने वाले शोषण को रोकता है। बच्चों, क्या आपको पता है कि इस अधिकार के अंतर्गत बाल मजदूरी यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को
खतरनाक काम में लगाना या मजदूरी कराना अपराध है? नहीं, तो आज हमने यह भी सीख लिया। इसके अतिरिक्त तस्करी यानी कि गैर कानूनी तरीके से किसी भी चीज का आदान प्रदान करना भी एक अपराध है। और बच्चों, जबरन श्रम यानी कि फोर्स लेबर भी अपराध है, यानी किसी से भी जबरदस्ती कोई काम कराना, वो भी इस अधिकार के अंतर्गत एक अपराध माना गया है। तो क्या आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में समझ आया बच्चों? हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बच्चों, हमारा संविधान कहता है कि सभी नागरिकों को कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार है। मतलब कि कोई भी इंसान किसी भी भगवान की पूजा कर सकता है, कोई भी धर्म अपना सकता है। यह करने से उसे कोई नहीं रोक सकता। तो अब इसके साथ हम बढ़ते हैं अपने 5वें अधिकार की ओर, जो है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। इसमें कहा गया है कि जो भी धार्मिक या भाषीय अल्पसंख्यक हैं। अब बच्चों, आप पूछेंगे कि अल्पसंख्यक का क्या मतलब होता है? तो अल्पसंख्यक मतलब कि जिनकी आबादी देश में बहुत कम है। तो ऐसे लोगों को जिनकी आबादी देश में बहुत कम है, उन्हें अपनी संस्कृति की रक्षा या विकास के लिए संस्थान खोलने का पूरा अधिकार है। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने आखिरी अधिकार के बारे में जानते हैं, जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यह अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। यह अधिकार अगर संविधान में नहीं होता तो बाकी किसी भी अधिकार के होने का कुछ फायदा नहीं है। यह अधिकार कहता है कि अगर किसी नागरिक को लगता है कि उसका कोई भी संवैधानिक अधिकार छीना जा रहा है या उसका उल्लंघन किया जा रहा है, तो वो अदालत का सहारा ले सकता है। तो क्या आपको अपने मौलिक अधिकारों के बारे में समझ आया बच्चों? तो अब देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा न्यायपालिका के बारे में कि वो होता क्या है और उसका महत्व क्या है, और हमने जाना कि न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होती है। इसके अलावा हमने हमारे मौलिक अधिकारों को जाना। हमारे पास 6 अधिकार हैं। हमने उन सभी 6 अधिकारों को विस्तार में जाना। वो अधिकार कौन से हैं बच्चों? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एवं सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। आशा करती हूँ बच्चों कि आज के वीडियो में पढ़ाए गए विषय आपको समझ आए होंगे और आगे की कक्षा में हम मौलिक कर्तव्यों को जानेंगे। धन्यवाद। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो हम अपना अध्याय पढ़ रहे थे जिसका नाम है संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, और पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था न्यायपालिका तथा मौलिक अधिकारों के बारे में। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको अब तक सब समझ आया होगा। आगे बढ़ते हुए आज की कक्षा में हम संविधान के 2 आयामों को जानेंगे। एक है मौलिक कर्तव्य और दूसरा है धर्मनिरपेक्षता। बच्चों, संविधान ने जैसे हर नागरिक को मौलिक अधिकार दिए हैं, वैसे ही हर नागरिक के कुछ मौलिक कर्तव्यों को भी बताया है। मौलिक कर्तव्य समझने के लिए चलिए एक उदाहरण लेते हैं। कुछ दोस्त मिलकर रात को बीच सड़क पर पार्टी करने का सोचते हैं। वह वहां पर बहुत जोर से गाने बजाते हैं और बहुत हल्ला करते हैं। इससे आस पड़ोस के लोग काफी परेशान हो जाते हैं और उन्हें ये सब करने से मना करते हैं। लेकिन सब दोस्त बोलते हैं कि ये तो उनका मौलिक अधिकार है, उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। तो बच्चों, आप ही बताइए, क्या ये सही है? क्या रात को ऐसे हल्ला करना सही है? नहीं ना।
हालांकि हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं, लेकिन हमें उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए संविधान ने नागरिकों को कुछ मौलिक कर्तव्य भी बताए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मौलिक कर्तव्य पहले हमारे संविधान में शामिल नहीं किए गए थे? 1976 को संविधान में एक संशोधन किया गया। संशोधन यानी कि कुछ सुधार किए गए। यह संशोधन 42वां संशोधन था। इसको स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के सुझाव के बाद डाला गया संविधान में। तो हमारे संविधान ने हमें 11 मौलिक कर्तव्य बताए हैं, जिन्हें हम आज एक एक करके पढ़ेंगे। पहला कर्तव्य कहता है कि देश के हर नागरिक को संविधान का पालन करना चाहिए। संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। संविधान यह भी कहता है कि हमारे देश को आजाद कराने में जिन आदर्शों को अपनाया था, उन्हें हमें भी अपनाना चाहिए, जैसे कि गांधी जी द्वारा अपनाए गए अहिंसा के रास्ते को। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान में लिखा है कि नागरिकों को देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बरकरार रखना चाहिए। हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए बच्चों, जिससे हमारे देश में नागरिकों को कोई भी मुश्किल हो या नागरिकों में कोई मतभेद हो और हमारे देश में कोई बंटवारा हो। चलिए अगला कर्तव्य देखते हैं। बच्चों, आप अपने परिवार को हर मुश्किल से बचाने की कोशिश करते हैं ना? आप कोशिश करते होंगे कि आपके परिवार में किसी को कोई भी संकट ना आए। तो इसी तरह देश पर कोई संकट आने पर हमें देश की सेवा करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यह भी हमारा एक कर्तव्य है। चलिए अगला कर्तव्य देखते हैं। तो संविधान कहता है कि हमें देश के सभी नागरिकों के साथ शांति और भाईचारे की भावना के साथ रहना चाहिए। हमें औरतों के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए और कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुंचे। ठीक है बच्चों, इसे याद रखिएगा। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बच्चों, हमारे देश की संस्कृति, परंपरा को समझना और उसकी रक्षा करना भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। हमारे देश की संस्कृति हमारे लिए अनमोल है और उसको समृद्ध बनाने में हमारे देश के लोगों का बड़ा योगदान है। उसकी रक्षा करना भी हमारा ही कर्तव्य है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पर्यावरण। हमारा पर्यावरण जैसे कि वन, झील, नदी और वन्य जीव हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये हमें अनेक प्रकार की जरूरतों को पूरा करते हैं और हमारे जीवन में जरूरी होते हैं। इसको सुरक्षित रखना भी हमारा एक कर्तव्य है। हमें इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और इसे सुधारना भी हमारा ही मौलिक कर्तव्य है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हमारे संविधान में और क्या कहा गया है। हमारा संविधान कहता है कि देश के नागरिकों में विज्ञान को जानने की उत्सुकता होनी चाहिए। जैसा कि अभी आप लोग भी अपनी विज्ञान की कक्षा में कुछ नई नई चीजों को जानते होंगे, तो उसी तरह सभी नागरिकों को विज्ञान को जानने की उत्सुकता होनी चाहिए, चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक संपत्ति के बारे में कुछ बात करते हैं। सार्वजनिक संपत्ति यानी कि ऐसी वस्तुएं या ऐसी जगह जिसे सभी नागरिक इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि रोड, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, स्कूल इत्यादि। इन सबको सुरक्षित रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। जैसे हम अपने सामान की सुरक्षा करते हैं और उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते, उसी तरह हमें सार्वजनिक संपत्ति को भी सुरक्षित रखना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा संविधान यह भी कहता है कि जीवन के हर एक क्षेत्र में हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि व्यक्ति का विकास हो और साथ ही साथ पूरे देश का भी विकास हो सके और हमारा देश एक नई ऊंचाइयों को छू सके। तो बच्चों,
आप भी अपनी पढ़ाई में मन लगा तो दोस्तों आप भी मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, जिससे आपका विकास हो और उसके साथ साथ देश का भी विकास हो सके, क्योंकि देश का विकास देश के बच्चों और युवाओं से ही होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले कर्तव्य को। यह कर्तव्य कहता है कि माता पिता को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ने का पूरा अवसर देना चाहिए। बच्चों, शिक्षा हमारा एक मौलिक अधिकार है, जैसा कि आपको याद होगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सरकार निःशुल्क यानी कि फ्री शिक्षा प्रदान करती है। चलिए अब आगे बढ़े और देखेंगे हम धर्मनिरपेक्षता। अभी हमने पढ़ा हमारे मौलिक कर्तव्यों को। तो बच्चों, अभी हमने पढ़ा हमारे मौलिक कर्तव्यों को। अगला संविधान का आयाम है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता होती क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव रखना। संविधान कहता है कि सभी को अपने धर्म और तौर तरीके अपनाने का अधिकार है। इसका मतलब है कि हर नागरिक को कोई भी धर्म को अपनाने की छूट दी गई है। सरकार उसमें दखल नहीं दे सकती। इसके अलावा कोई भी धर्म का इंसान दूसरे धर्म के इंसान को दबा नहीं सकता है। ठीक है, तो अभी हमने जाना धर्मनिरपेक्षता के बारे में और हमारे मौलिक कर्तव्यों के बारे में। इससे पहले पिछली कक्षा में हमने हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में जाना था। तो चलिए अब एक बात करते हैं एक अलग तरीके के अधिकार के बारे में, जिसे हम मानवाधिकार कहते हैं। यह अधिकार संविधान में नहीं बताया गया है, क्योंकि यह अधिकार हमें जन्म से ही प्राप्त है। यह कुछ ऐसे अधिकार हैं जो जीने के लिए आवश्यक होते हैं और इन्हें किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो देखते हैं कि ये क्या अधिकार हैं। इसमें प्रदूषण से मुक्त वातावरण, जीने का अधिकार, महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार जैसे अधिकार शामिल हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो बच्चों, आज हमने मौलिक कर्तव्यों के बारे में जाना कि वे क्या होते हैं और उनकी जरूरत क्यों है। हमने धर्मनिरपेक्षता को भी पढ़ा और जाना कि उसका अर्थ क्या होता है। इसके अलावा हमने आज एक अलग तरीके के अधिकार को पढ़ा, जो है मानवाधिकार। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको यह अध्याय समझ आया होगा। अगली कक्षा में हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम पालमपुर गांव की कहानी नामक अध्याय का अगला भाग पढ़ने वाले हैं। पिछले भाग में हमने पालमपुर की खेती के बारे में चर्चा करते हुए उत्पादन और उत्पादन के साधनों की चर्चा भी की थी। आज के इस अध्याय में हम भूमि का वितरण, श्रम, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं तथा मिश्री लाल की कहानी इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। बच्चों, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानीपूर्वक प्रयोग करने की जरूरत होती है। बच्चों, यह दुर्भाग्य की बात है कि खेती में काम में लगे हुए पालमपुर के सभी लोगों के पास पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि ही नहीं है। 1960 में कृषक गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित भूमि थी। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। यद्यपि वे बहुत आराम से तो नहीं रह रहे थे, लेकिन उनके पास एक भैंस थी
जिसकी अतिरिक्त आय के द्वारा वे अपना गुजारा कर ले रहे थे। गोविंद की मृत्यु के पश्चात उसकी यह जमीन उसके 3 पुत्रों के बीच बढ़ गई। अब प्रत्येक के पास 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा था, परंतु अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी जमीन से गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। वर्ष के कुछ भाग में उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य ढूंढना पड़ जाता है। खेतों में काम करने वाले श्रमिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं या फिर उन्हें कटाई के वक्त या पूरे साल के लिए काम पर रखा जाता है। पालमपुर गांव में डाला नामक यह व्यक्ति दैनिक मजदूरी पर काम करता है और यह एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम करते रहना पड़ता है। वैसे तो सरकार द्वारा खेतों में काम करने वालों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 115 रुपये रखा है, लेकिन डाला को मात्र 80 रुपये ही मिलते हैं। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है। डाला और रामकली दोनों गांव के निर्धनतम व्यक्तियों में से हैं। आजकल काम मिलना कठिन है, केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं, वो भी बहुत कम दिनों के लिए। घनश्याम एक बड़ा किसान है और उसने अभी अभी हार्वेस्टर खरीदा है, इसलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी कम काम मिलेगा। पिछले वर्ष मैंने 5 महीने से भी कम काम किया था। मैंने महेश से पिछले साल 1000 रुपये लिए थे और अब 2000 चुकाने हैं। मेरे पास अभी खुद भोजन के पैसे नहीं हैं। मेरा भी हाल बुरा है। पिछले कर्ज की वजह से साहूकार अब मुझे पैसे देने से मना कर देते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि भूमिहीन और छोटे किसानों की पालमपुर में क्या स्थिति है। पालमपुर में जो छोटे किसान हैं वे या तो अपने छोटे से टुकड़े में खेती का काम करते हैं या फिर दूसरे के वहाँ जाकर काम करते हैं। वहीं दूसरी ओर इन बड़े और मझोले किसानों की स्थिति छोटे किसानों से अच्छी होती है। इन लोगों के पास ज़्यादा भूमि होने के कारण इनकी उपज भी अच्छी हो जाती है। ये बड़े किसान उस उपज से अपने परिवार का पालन पोषण तो करते ही हैं, साथ ही उस उपज को यानी बचे हुए उपज को रायगंज के बाजार में बेचकर अच्छी कमाई कर लेते हैं। इस प्रकार बचे हुए इस उत्पादन की बिक्री को अधिशेष की बिक्री कहा जाता है। खेती के इन कार्यों के अलावा पालमपुर में अन्य क्रियाएं भी देखी जा सकती हैं। पालमपुर में केवल 25% लोग गैर कृषि क्रियाएं करते हैं। इन गैर कृषि क्रियाओं में सबसे पहले बात करते हैं डेयरी की। पालमपुर में कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलन क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार और बाजरा खिलाते हैं। दूध को निकट के बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण एवं शीतलन केंद्र खोला है, जहां से दूध का दूर दराज के शहरों और कस्बों में व्यापार होता है। इसके अलावा पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण कार्य भी होता है। इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं। यहाँ पर शहरों की तरह बड़ी फैक्ट्रियों में लोग काम नहीं करते, बल्कि यहाँ पर बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है और उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार किराए पर भी ले लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं दुकानदारी की। पालमपुर में ज़्यादातर लोग व्यापार नहीं करते। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों से थोक बाजारों से कई वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। आप देखेंगे कि गांव में छोटे जनरल स्टोरों में चावल, गेहूं, चाय, तेल, साबुन, टूथपेस्ट, मोमबत्तियाँ, कॉपियाँ, पेन पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड के निकट हैं, अपने घर के एक भाग में छोटी सी दुकान खोल ली है।
इसके अलावा पालमपुर में परिवहन भी होता है। पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शे वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक तथा परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ियां भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं। अर्थात इन वाहनों को भी यहाँ के परिवहन सेवाओं में शामिल किया जाता है। ये लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाते हैं और इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। आइए दोस्तों, अब मिस्री लाल की कहानी पढ़ते हैं। पालमपुर के मिस्री लाल ने गन्ना पेरने की एक मशीन खरीदी है जो कि बिजली से चलती है। मिस्री लाल ने इस मशीन को अपने खेत में लगाया है। मिस्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीदता है और उससे गुड़ बनाता है। गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। इस प्रकार मिस्री लाल थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने भूमि का वितरण, श्रम, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं तथा मिस्री लाल की कहानी इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा की। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं का भाग 2। तो चलिए देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। द्रव के गुणधर्म और उनका मापन, वैज्ञानिक संकेतन। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को भौतिक राशियों के परिचय से। क्या आप भौतिक राशियों के बारे में जानते हैं? भौतिक राशियां उन राशियों को कहते हैं जिनका मापन और तौलन संभव हो। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक होती है मौलिक राशियां और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशियां। आइए एक एक करके इन दोनों राशियों के बारे में जानते हैं। पहले बात करते हैं मौलिक राशियों के बारे में। मौलिक राशियां वह राशियां होती हैं जिन्हें अन्य के संदर्भ में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण से समझे तो तापमान, पदार्थ की मात्रा, द्रव्यमान, यह सब मौलिक राशियां कहलाती हैं क्योंकि इन्हें अन्य राशियों के संदर्भ में व्यक्त नहीं किया जा सकता। स्क्रीन पर दिया गया टेबल अन्य मौलिक राशियों को और उनके एसआई मात्रक के प्रतीक को दर्शाता है। आइए एक एक कर हम इन मौलिक राशियों के बारे में जानें। जैसे लंबाई, इसका एसआई मात्रक का प्रतीक है मीटर, जिसे हम m से लिखते हैं। द्रव्यमान, इसका एसआई मात्रक का प्रतीक है किलोग्राम, जिसे हम केजी से प्रतीत करते हैं। समय, जिसका एसआई मात्रक का प्रतीक है सेकंड। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट,
जिसका SI यूनिट है एम्पेयर, जिसे हम A से लिखते हैं। बाकी की मौलिक राशियों को आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। मौलिक राशियों के बाद हमारी दूसरी राशियां हैं व्युत्पन्न राशियां। आइए व्युत्पन्न राशियों की परिभाषा को देखते हैं। व्युत्पन्न राशियां वह राशियां होती हैं जिन्हें अन्य के संदर्भ में व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण से समझे तो त्वरण यानी एक्सेलरेशन, क्षेत्र यानी एरिया, यह सारी व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। स्क्रीन पर दिया गया टेबल अन्य व्युत्पन्न राशियों को दर्शाता है और उनके SI मात्रक का प्रतीक भी दर्शा रहा है। जैसे त्वरण, जिसका SI मात्रक का प्रतीक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, घनत्व यानी डेंसिटी, जिसका SI मात्रक का प्रतीक है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दाब यानी प्रेशर, जिसका SI यूनिट या SI मात्रक का प्रतीक है पास्कल। बाकी की व्युत्पन्न राशियां आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। भौतिक राशियों को जानने के बाद आइए अब हम इस वीडियो के अपने पहले विषय पे चले, जो है द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन। द्रव्य के गुणधर्मों को मापने की दो प्रक्रिया दी गई। पहली है अंग्रेजी पद्धति या इंग्लिश सिस्टम, दूसरी है मीट्रिक पद्धति या मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक पद्धति को अंग्रेजी पद्धति से ज्यादा सुविधाजनक माना गया क्योंकि यह पद्धति दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। मीट्रिक पद्धति 8वीं शताब्दी में फ्रांस में विकसित हुई थी। आइए अब बात करते हैं मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति यानी SI यूनिट के बारे में, जो कि मीट्रिक पद्धति का ही एक महत्वपूर्ण भाग है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति यानी SI यूनिट एक आधुनिक प्रणाली है जो पुराने मीट्रिक सिस्टम पर आधारित है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति भार और माप के 11वें सर्व सम्मेलन यानी 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में स्वीकृत किया गया था। SI पद्धति में 7 आधार मात्रक है। आइए एक एक कर हम इन 7 आधार मात्रक के बारे में जानें। स्क्रीन पर दिया गया टेबल SI मात्रक के 7 आधार मात्रक को दर्शाता है। जैसे लंबाई, इसका SI यूनिट या SI मात्रक का प्रतीक है मीटर, जिसे हम M से लिखते हैं। द्रव्यमान, इसकी SI यूनिट है किलोग्राम, जिसे हम kg से लिखते हैं। समय यानी टाइम, इसका SI यूनिट या SI मात्रक का प्रतीक है सेकेंड। बाकी के 7 आधार को आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं SI पद्धति में प्रयुक्त पूर्व लगन के बारे में। पूर्व लगन का उपयोग SI इकाइयों के दशमलव गुणांकों को बनाने में किया जाता है। कुछ पूर्व लगन के बारे में आइए जानते हैं। जैसे 10 की पावर -12 को हम पिको कहते हैं, 10 की पावर -3 को हम मिली कहते हैं, 10 की पावर -2 को हम सेंटी कहते हैं। उसी तरीके से 10 की पावर 12 को हम टेरा कहते हैं, 10 की पावर 3 को हम किलो कहते हैं और 10 की पावर 2 को हम हेक्टो कहते हैं।
आइए अब हम अपने अगले विषय पे चले, जो है वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन एक गणितीय अभिव्यक्ति है जिसका उपयोग 1 और 10 के बीच दशमलव संख्या को 10 से गुणा करने के लिए किया जाता है, जिससे हम कम अंकों से बड़ी संख्या को लिख सकें। वैज्ञानिक संकेतन का एक महत्वपूर्ण भाग है सार्थक अंक। आइए अब हम सार्थक अंक को जानें। किसी राशि के मापन में प्रयुक्त वे अंक जो मापक यंत्र की यथार्थ के अंतर्गत उस राशि के मान को व्यक्त करते हैं, वह अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए पहले निश्चित अंक को अंतिम अंक के रूप में लिखा जाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। 11.2 ml एक संख्या है जिसमें 11 एक निश्चित अंक है और दशमलव के बाद की संख्या यानी 2 यहाँ पर एक अनिश्चित अंक है। ml यहाँ पर एक SI मात्रा है। सार्थक अंक को ज्ञात करने के लिए कुछ नियम दिए गए। आइए अब हम इन नियमों को एक एक कर जानते हैं। पहला नियम यह कहता है कि सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। 285 में 3 सार्थक अंक हैं। प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। ऐसे शून्य केवल दशमलव की स्थिति को बनाते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। 0.03 एक संख्या है जिसमें एक ही सार्थक अंक है जो है 3। उसी तरीके से 0.0053 में 2 सार्थक अंक है। इस दोनों ही उदाहरणों में गैर शून्य संख्या से पहले वाले शून्य सार्थक अंक नहीं कहलाएंगे। 2 गैर शून्य अंकों के मध्य स्थित शून्य सार्थक अंक होते हैं। आइए उदाहरण से समझें। 20.03 में 4 सार्थक अंक हैं, यानी 2 गैर शून्य अंक यानी 2 और 3 के मध्य स्थित शून्य सार्थक अंक कहलाएंगे। उसी तरीके से 5.03 में 3 सार्थक अंक हैं। 5 और 3 के मध्य शून्य भी एक सार्थक अंक कहलाता है। किसी अंक के दाईं ओर या अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं, परंतु वह दशमलव के दाईं ओर स्थित होने चाहिए। आइए इस नियम को एक उदाहरण से समझें। 0.400 में 3 सार्थक अंक हैं, यानी 4 के बाद वाले शून्य भी सार्थक अंक कहलाएंगे। 100 में 1 सार्थक अंक है क्योंकि इसमें दशमलव नहीं है और सिर्फ एक गैर शून्य अंक यानी 1 है जो कि सार्थक अंक हुआ। लेकिन 100.0 में 4 सार्थक अंक हैं। दशमलव के बाद वाले संख्या यानी शून्य यहाँ पर सार्थक अंक कहलाएगा। तो हमने इस वीडियो में क्या सीखा? हमने द्रव्य के गुणधर्म और उनके मापन के बारे में जाना। हमने वैज्ञानिक संकेतन के बारे में भी जाना। तो चलिए देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में हम सार्थक अंक का गणितीय संचालन के बारे में जानेंगे।
हम विमीय विश्लेषण के बारे में भी जानेंगे। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, डीजी साथ के आज के एपिसोड में आशा करता हूं कि आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले कक्षा 6 में सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय हमारा समाज विविधता से भरा को पढ़ा। उसके बाद कक्षा 7 में सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय लोकतंत्र को पढ़ा और उन पर आधारित प्रश्न को किया। इसके बाद कक्षा 8 में सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय भारतीय संविधान का दूसरा भाग पढ़े और उनके साथ साथ हम उन पर प्रश्न भी किए। इसके बाद कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय पालमपुर गांव की कहानी को पढ़े और उनका दूसरा भाग करते हुए हम उन पर प्रश्न भी किए। इसके बाद कक्षा 11 में रसायन विज्ञान विषय के अध्याय रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं को पढ़ा। आइए देखते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, कल हम कक्षा 6 में हिंदी विषय से शुरुआत करेंगे और अध्याय वीर तुम बढ़े चलो को पढ़ेंगे। इसके बाद कक्षा 7 में हिंदी विषय के अध्याय चाहता हूं को पढ़ेंगे। इसके बाद कक्षा 8 में हिंदी विषय के अध्याय पुष्प की अभिलाषा को पढ़ेंगे। इसके बाद कक्षा 9 में हिंदी विषय के अध्याय दो बैलों की कथा को पढ़ेंगे और इसके बाद कक्षा 11 में बायोलॉजी सब्जेक्ट का चैप्टर जीव जगत का वर्गीकरण को पढ़ेंगे। एक जरूरी सूचना, इस एपिसोड को जो हमने अभी देखा इसका पुनः प्रसारण YouTube पे किया जाएगा, इकोवेशन के चैनल पे ठीक 3 बजे। तो यदि आप अपने दोस्तों के साथ भी एपिसोड शेयर करना चाहते हैं या पुनः देखना चाहते हैं तो YouTube पर डीजी साथ इकोवेशन सर्च करें और आप इस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।